दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पूरा देश इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में है और खुद उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट में उन्हें रिसीव करने के लिए गए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, लेकिन इसका मूल्यांकन और इसका विश्लेषण वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे न्यूज चैनल्स में हो रहा है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, न्यूज चैनल्स में विदेश नीति का किस लेवल का मूल्यांकन होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये यात्रा अपने आप में विदेश नीति की एक परीक्षा है, भारत की विदेश नीति, जिस पर हाल के दिनों में काफी सवाल उठे हैं। या फिर ये कह ले कि भारत के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा अपने आप में एक खास तौर पर मोदी सरकार के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा है। अब इस परीक्षा में ये सरकार पास होगी कि नहीं होगी, इसके विश्लेषण पर आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक फोटो की चर्चा कर ली जाए। ये फोटो प्रधानमंत्री आवास की है, पीएम मोदी के घर की। दोस्तों, कोई भी विदेशी मेहमान होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उनका खासतौर पर अभिवादन हो। और हमारे देश में तो खैर आप जानते हैं, संस्कृति, हमारी सभ्यता ये है कि हमारा जो स्वागत है अतिथियों का, उसको तो हम सराखों पर रखते हैं। और पीएम ने खुद ये फोटोज शेयर की है दोस्तों। 7 लोक कल्याण मार्ग, मतलब पीएम मोदी का जो सरकारी आवास होता है, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, उसकी तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों में एक तस्वीर है जिसको लेकर सोशल मीडिया में पीएम मोदी की ट्रोलिंग हो रही है। ये देखिए तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी पुतिन को अंदर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों अंदर चल रहे हैं। इसके बाद तीसरी तस्वीर, दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। पीएम मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कितने खुश हैं। लेकिन ये जो चौथी फोटो है, इसको लेकर कुछ लोगों ने ट्रोलिंग की है। देखिए ट्रोलिंग पीएम मोदी की क्यों हो रही है। ये जो दोस्तों फाउंटेन है, पीएम मोदी का जो सरकारी आवास है, उसमें जाहिर तौर पर बहुत भव्य है। वो कहने वाले कहते हैं कि इसके अंदर कई विला हैं, मतलब इतना बड़ा है कि कई बंगले हैं इस एक प्रधानमंत्री आवास के अंदर। लेकिन दोस्तों, इसमें ये जो फ्रेम है, इसमें लोगों ने जूम इन करके देख लिया। अब देखिए, आप इस फाउंटेन को जरा दूर से देखें तो ये कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा जूम इन करें, थोड़ा और जूम इन करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लोगों का कहना है कि देखिए, ये रूस के राष्ट्रपति आ रहे थे तो इतना ध्यान तो रखा जाना चाहिए था कि ये फाउंटेन साफ होता। जैसे माय वडोदरा नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, ये कंडीशन है पीएम के घर की। येलो स्टेन दिखाई दे रहे हैं फाउंटेन के टाइल्स में, और फाउंटेन का जो हिस्सा है वो डैमेज्ड है, और जो पानी है वो बाहर गिर रहा है। और ये बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि ये फोटो खुद पीएम मोदी ने शेयर किया। अगर आप क्लोज शॉट देखें इसमें, तो फाउंटेन से पानी बाहर वाकई में गिर रहा है। और इसको ही लोगों ने यहाँ पर शेयर करते हुए कहा है कि दिस सपोज टू बी द बेस्ट हाउस अंडर गवर्नमेंट, बट इवन दैट इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली। ये वो घर है जो सरकार के अंतर्गत आने वाला सबसे हाई प्रोफाइल घर है। मतलब प्रधानमंत्री ही जहाँ रह रहे हैं, उससे हाई प्रोफाइल तो इस देश का कोई घर हो ही नहीं सकता। ये माय वडोदरा नाम के यूजर ये कहते हैं कि इसको भी ठीक से मेंटेन नहीं किया गया। लेकिन बात तो वैसे सही है। हाँ, ये बात सही है कि ये जो येलो स्टेन है, लोगों को लगेगा ये काई है। दोस्तों, ये काई नहीं है। टाइल्स जिनमें लगातार पानी के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें कुछ स्टेन्स आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इनको ठीक करने की व्यवस्था भी होती है। रूस के राष्ट्रपति को आना था और इस फोटो को शेयर करना था, तो कम से कम टाइल्स ठीक करने की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए थी और फाउंटेन ठीक करा लेना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जहाँ से फोटो ली गई है उस फ्रेम में कोई तो खड़ा होगा ना। और दूसरा, अगर ये फोटो आ गई थी तो इस फोटो को शेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया के शूरवीरों को जरा सी बात पर वो मुद्दा बना देते हैं। अब बताइए, छोटी सी फोटो है, उसका मुद्दा बना दिया। हालांकि वैसे देखा जाए तो मुद्दा बड़ा है कि पीएम का आवास है और फाउंटेन में पानी लीक हो रहा है बाहर। और वैसे देखा जाए तो देखिए, इससे बड़े मुद्दे हैं, और बड़े मुद्दे ये हैं कि भारत की विदेश नीति पर चर्चा। इस बीच दोस्तों, बीजेपी के लोग अगर पीएम मोदी के साथ पुतिन की फोटोज शेयर कर रहे हैं आज की, तो बहुत से कांग्रेसी हैं जो इस तरह की फोटोज भी शेयर कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ की पुतिन की, ये बताते हुए कि इंदिरा गांधी के ज़माने में रूस के साथ रिश्ते हमारे बहुत गहरे हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जवाब दे दूं दोस्तों, रूस हमारा हमेशा से ही बहुत गहरा सहयोगी रहा है। नेहरू के ज़माने में, शास्त्री के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में हो या मोदी के ज़माने में हो। हालांकि हमारे देश में जो नीति रही है वो गुटनिरपेक्ष नीति रही है। हम किसी एक देश के साथ या किसी एक लॉबी के साथ हमेशा कभी नहीं रहे। जैसे पाकिस्तान रहा है, कभी वो शुरुआत में अमेरिका लॉबी के साथ रहा, अब वो चीन लॉबी के साथ है। हमने अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखी है। लेकिन
हाल के दशकों में अगर आप देखें करीब 20 से 22 सालों में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत अलग तरह से बदला है और भारत पर लगातार दबाव बनाया गया कि वो अपनी जो करीबियां हैं वो रूस से कम करे और अमेरिका से बढ़ाए। और हमारे व्यापारिक हित भी रहे हैं दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वाजपेयी के ज़माने में अमेरिका से रिश्ते हमारे काफ़ी गहरे हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको काफ़ी आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी आज भी हमारी विदेश नीति में एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश हर सरकार करती है। हालांकि अभी जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, ऐसे वक्त में जब रूस पर इतना ज़्यादा दबाव है युद्ध विराम करने का और भारत पर ट्रंप खुलेआम धमकियां भारत को देते हैं, भारत पर टैरिफ लगा दिया और मोदी सरकार को और भारत को लगातार आलोचना करते हैं ट्रंप ये कहते हुए कि भारत दरअसल फंड कर रहा है रूस के युद्ध को तेल खरीद के, जो टोटल बेबुनियाद है क्योंकि भारत जितना रूस से तेल खरीदता है उससे कहीं ज्यादा चीन खरीदता है। लेकिन चीन को आंख नहीं दिखा सकते ना ट्रंप, क्योंकि चीन से उनके व्यापारिक हित हैं, भारत को दिखा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल, यूरोपियन देश भी दोस्तों हम पर दबाव बनाते हैं कि हम रूस से तेल खरीदना कम कर दें, जबकि दोस्तों रूस से तेल यूरोपियन देश भी खरीद रहे हैं और हमसे कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि अभी जो स्थिति पूरी दुनिया की विदेश नीति की है, अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया बाइपोलर है। एक जमाने में कोल्ड वॉर के जमाने में, शीत युद्ध के जमाने में दुनिया बाइपोलर थी, एक ध्रुव था अमेरिका का, एक ध्रुव था रूस का। अब ऐसा नहीं है, दुनिया मल्टीपोलर बन गई है। साउथ एशिया में चीन है, इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान अपने खित्ते में एक बड़ी ताकत है। हाल के सालों में फ्रांस एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, डिफेंस ताकत के तौर पर उभरा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अपने आप को अलग तरह से देखते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ ठोका सब पर, उसको लेकर एक अलग तरह की नाराजगी है। तो बहुत सी चीजें दुनिया भर में हाल के अगर आप 10 सालों में देखें तो बदली है। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि जो पूरी दुनिया में विदेश नीति 25 सालों में नहीं बदली, वो पिछले 10 सालों में बदली है। दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी देख लें, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख लें। दोस्तों, ऐसे दौर में पुतिन का भारत आना, मुझे लगता है इस तरह की फोटोज से कहीं ज्यादा आगे की चर्चा होनी चाहिए और लोगों ने इस पर चर्चा भी की है। जैसे भारत के कुछ विशेषज्ञों की चर्चा मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। द न्यू राइजिंग पावर्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड के लेखक और इस तरह के मामलों के जानकार जोरावर दौलत सिंह ने इस पूरे मामले में गहनता से बात लिखी और कहा है, 2000 के दशक में मध्य में भारत के लिए अमेरिकी नव रूढ़िवादी योजना का मूल आधार था कि रूस से हटाकर भारत को अपने खेमे का महाशक्ति बनाना, लेकिन रूस के उभार ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। ये हफ्ता इसीलिए अहम है क्योंकि भारत आखिरकार अपने भ्रमों को दूर कर रहा है और खुद को एक नई विश्व व्यवस्था के लिए तैयार कर रहा है। ये विश्व व्यवस्था ऐसी है दोस्तों जिसमें अमेरिका दुनिया का दादा नहीं बन सकता। ये अमेरिका को न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में दिखाया गया है। अब इसको कोई स्वीकार करे ना करे, दुनिया के बहुत मुल्कों को बुरा लग सकता है, बट वी आर द 4th and 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। मतलब ये एक सच्चाई है। ये बात सच है कि हमारे देश में इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात भी सच है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इकलौती ऐसी मार्केट है जहां पर 3.5-4 लाख की गाड़ी भी वेटिंग पे चलती है, उसके लिए भी खरीददार हैं, और 3.5 करोड़ की गाड़ी भी वेटिंग पे चलती है, उसके लिए भी खरीददार है। और ये केवल ऑटो मार्केट में नहीं है, मतलब ये दुनिया की सबसे डाइवर्स और सबसे बड़ी मार्केट है और भारत इसके लिए अपने आप को आगे के लिए तैयार भी कर रहा है। जैसे सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं दोस्तों प्रवीण सहानी, उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति पुतिन का दौरा साल 2025 में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड समिट के लिए भारत आए होते तो पुतिन अपनी यात्रा को स्थगित कर सकते थे। दोस्तों 2026 में भारत के ब्रिक्स के लिए रूस का समर्थन बहुत जरूरी है और आप कह सकते हैं कि ये यात्रा उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। दोस्तों इसके अलावा ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं तन्वी मदान, उन्होंने भी अपने कॉलम में काफी लंबी चौड़ा उन्होंने अपना लेख लिखा है, उसके कुछ अंश में आपको बताती हूँ। भारत सरकार अपने यहाँ ये दिखाना चाहेगी कि अमेरिकी दबाव के बावजूद उसके पास एक स्वतंत्रता है। वहीं मॉस्को इस दौरे से भारत पर उसके पश्चिम के साथ संबंधों को लेकर दबाव डालना चाहेगा। हालांकि दूसरी ओर भारत के सामने पश्चिम से संबंधों के संतुलन को साधने की चुनौती भी होगी। रूस का जोर रक्षा सहयोग पर रहेगा जबकि भारत आर्थिक और अन्य संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। रूस अत्याधुनिक फाइटर प्लेन सुखोई 57 की पेशकश कर सकता है। इस समय भारत के रूसी तेल आयात के कम होने से रूस के पास रक्षा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां उसे डॉलर मिल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि रूस से हम पहले हार्डली 2 से 3% तेल खरीदते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने बहुताया में तेल खरीदा है क्योंकि हमको सस्ता तेल मिला, बहुत ज्यादा तेल खरीदा। ऑलमोस्ट
आप कह सकते हैं मोर देन 35%, 40% के आसपास, विच इज ह्यूज, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि अमेरिकी दबाव के बाद वो भी घटा है। अब हम रूस से उतना तेल नहीं खरीद रहे जितना बीच में खरीद रहे थे। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हैं बहुत खूबसूरत हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे दोनों ही देशों के अपने हित हैं, सामरिक हित हैं, व्यापारिक हित हैं, और इन सब के बीच जो परीक्षा है वो मोदी की विदेश नीति की है, जो पहले ही इस साल बहुत बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।